हरे कृष्णा। तो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी के जीवन में जो उनकी घटनाएं हैं उन्होंने इस पुस्तक करुणा के सागर में वर्णित किया है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इसको। जीवन के मार्ग पर 1944-1975। मैं सदा से आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षित था। जब मैं एक बालक था तब अपनी माता के साथ रात में छत पर बैठकर तारों भरे आसमान को देखना पसंद करता था और माता मुझे विभिन्न ग्रह दिखाती और उनके निवासी असीम शक्तिमान देवताओं की रोमांचक कहानियां सुनाती थी। मैं उनकी कथाएं मंत्रमुग्ध होकर सुनता और उनसे मिलने की अभिलाषा किया करता था। एक हिंदू पुण्य आत्मा होने के कारण मेरी माता विभिन्न देवी देवताओं की पूजा किया करती थी, पर उन्होंने मुझे अपनी श्रद्धा कृष्ण और राम पर रखते हुए उन्हीं पर निर्भर रहना और कष्ट की स्थिति में उन्हीं से प्रार्थना करना सिखाया था। मेरे पिताजी एक शिक्षित, उन्नतशील और पश्चिमवादी व्यक्ति थे और अध्यात्म में उनकी रुचि कम ही थी। उन्होंने भारतीय चलचित्र फिल्म निर्माण के अग्रणी स्तरों में सफलता प्राप्त की थी और भौतिक समृद्धि ही उनकी प्राथमिकता थी। हम तब कलकत्ता के एक समृद्ध क्षेत्र में रहते थे और यूं तो उन दिनों मोटर गाड़ियां दुर्लभ थी, परंतु मेरे पिता के पास दो थी, एक स्थानीय परिवहन के लिए और एक जीप दूरस्थ फिल्म निर्माण स्थल की यात्रा करने के लिए। जहां उनके सभी भाई सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते थे और धोती कुर्ता धारण करते थे, वहीं मेरे पिता 3 पीस का सूट पहनते और एक वाहन चालक उन्हें यात्रा कराता। वे मेरे नायक थे और मुझे उन पर गर्व था, परंतु उनका व्यवसाय तो उनका जुनून था, क्योंकि उनका अधिकतम समय ले लेता था। वे देर रात तक काम करते रहते और मैं उन्हें कम ही देख पाता था। यहाँ तक हम लोग ने उस दिन सुना था। अब इसके आगे, जब मेरी आयु 7 साल की थी तब मेरी माता टीबी से ग्रस्त हो गई और हम पर संक्रमण रोकने के लिए हमारे परिवार को पृथक पृथक कर दिया गया। मेरी छोटी बहन चाची के साथ रहने के लिए भेज दी गई। मेरा बड़ा भाई और मैं अपने पिताजी की बड़ी बहन बुआ के साथ रहने लगे। मेरी बुआ एक विधवा थी और उनके 8 बच्चे थे। सभी बड़े हो चुके थे। उन्होंने हम पर प्रेम और स्नेह की वर्षा सी कर दी थी। वे एक अत्युत्तम शाकाहारी रसोइया भी थी, जिन्हें दूसरों को भोजन कराना पसंद था और मैंने उनके पकवानों में रुचि विकसित कर ली थी। परंतु मुझे अपनी माता की बहुत याद आती थी। मैं जानता था कि वे बीमार हैं, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा था कि हम सब साथ में क्यों नहीं रह सकते। चचेरे भाई के जन्म उत्सव के दिन मैं भागकर अपनी माता से मिलने चला गया। जब मैं उनके कमरे में झांका तो वे तकियों के सहारे बिस्तर पर सीधी बैठी दिखाई दी और उनकी आंखें बंद थी। मैं द्वार पर खड़ा रहा। मुझे पता नहीं था कि उनके पास जाना चाहिए या नहीं, परंतु जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब मैंने उनके चेहरे पर हर्षपूर्ण आश्चर्य देखा और उन्होंने संकेत कर मुझे अपने पास बुलाया। उन्हें लगा कोई मुझे वहां लेकर आया है, परंतु जब मैंने उन्हें बताया कि मैं चुपके से अकेले ही उनके पास आया हूँ, तो उन्होंने मुझे सीने से लगाकर रोना शुरू कर दिया। मैंने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया और मुझे दुलार करने लगी। उनकी आंखों से आंसू उनके गालों पर से होकर गिरते ही रहे। फिर उन्होंने मुझे पास खींचकर कसकर आलिंगन किया, अपने हृदय के कंपन की गर्मी से आराम देते हुए। कुछ दिनों बाद मेरे एक चाचा बुआ के घर से मुझे और मेरे बड़े भाई को ले आए। मैंने सोचा कि हम अपनी माता को देखने जा रहे हैं, परंतु जब हम अपने जूते पहनने जा रहे थे तो चाचा ने मना कर दिया। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है, परंतु मेरा भाई फूट फूट कर रोने लगा। वह समझ गया था कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब परिवार के सदस्यों को किसी अशुभ वस्तु को हाथ में नहीं लगाना चाहिए। चमड़े चमड़े को तो कभी नहीं। हमने घर पहुंचकर अनेक संबंधियों को एकत्र पाया और सभी के चेहरे गंभीर थे। ऊपर मेरी माता को उनके बिस्तर पर लिटाया गया था। उनकी आंखें बंद थी। उनके गले में फूलों की माला थी और रंगीन गुलदस्ते उनके शरीर के आसपास सजे हुए थे। उनके चेहरे पर संजन से सजा की गई थी और एक चमकदार लाल सिंदूर से उनके माथे पर बिंदी लगाई गई थी। वे बहुत सुंदर लग रही थी और मैंने सोचा वह कितनी शांत दिख रही है, मानो कि सो रही हो। उस समय मेरे कंधे पर एक कोमल सा हाथ आया और फिर मुझे कमरे से बाहर ले जाया गया। जैसे ही मैं बैठक कक्ष में गया, मैंने अपने कुछ संबंधियों को रोते हुए सुना, पर मैं किसी को देख नहीं सका। मैं केवल एक खिड़की पर खड़े हुए पड़ोस के बगीचे को निहार रहा था और तभी मेरे हृदय में गहरे दुख का अनुभव हुआ। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और मैं सिसकियां लेकर रोने लगा। मैं यह जान गया चुका था कि अब मैं कभी कभी भी अपनी माता को नहीं देख पाऊंगा। मेरी माता की मृत्यु ने मेरे जीवन की हर परिस्थिति को प्रभावित किया। मेरे पिता की मेरे पिता की किसी वस्तु में रुचि ना रही और ना ही हमारी। उन्होंने धन कमाने और घर चलाने के लिए कुछ भी करना बंद कर दिया था। वे हताश रहा करते और सोचते कि व्यवसाय के लिए उन्होंने मेरी माता को अनदेखा किया और इस कारण से वे मेरी माता की व्याधि और मृत्यु के जिम्मेदार है। मेरी बुआ का घर भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वे और मेरी बुआ के पुत्र बहुत स्नेहपूर्ण थे, परंतु अब सब थोड़ा अलग सा लगता था। यह मेरे घर नहीं था। मुझे लगा कि अब मैं यहाँ का सदस्य नहीं। मैं सदा से एक उन्नत छात्र था और अपनी बुद्धिमानी के लिए सहारा जाता था। इसीलिए मुझे भारत के उच्चतम छात्रावास विद्यालय में भेजने की योजना बनाई गई, जो हिमालय के निकट था। परंतु मेरे पिताजी की आर्थिक तंगी के कारण अब यह संभव नहीं था और मुझे एक स्थानीय स्कूल में भर्ती करा दिया गया। मैंने सोचा कि यह स्कूल कितना सादा और साधारण है। मैं एक निजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता था, जहां सभी छात्र अच्छे परिधान पहनते, हर विषय अंग्रेजी में पढ़ते और सभी शिक्षक इंग्लैंड के होते थे। यह विचार मेरी चेतना में गहराई से भर गया था। मैं अंग्रेजी सीखकर एक अंग्रेज के समान बनना चाहता था, किस ठीक जिस प्रकार मेरी माता की मृत्यु के पहले मेरे पिता थे। मैं अपने स्कूल और पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हो पा रहा था और जैसे कि बुआ के घर की स्थिति थी, मुझे लगता था कि यह मेरे लिए गलत स्थान है और मैं यहाँ का निवासी नहीं। इसी कारण मैं अपनी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा। जिस दिन मुझे परिणाम मिला, मैं अपनी कक्षा में बैठे बैठे रो रहा था। मैं घर नहीं जा पा रहा था और अत्यधिक शर्मिंदा था। जब मैं स्कूल से बाहर आया, तो यहाँ वहां भटकता रहा। अंततः मैंने स्वयं को गंगा किनारे पाया, सोचते हुए कि अब क्या किया जाए। तब मैंने देखा कि नदी के दूसरे तट पर रेलवे स्टेशन है। बस मैंने सोचा मैं हिमालय की तलहटी पर स्थित छात्रावास स्कूल जाने वाली ट्रेन पर चढ़ जाऊंगा और वहां के प्रधानाध्यापक से कहूंगा कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनकर रहूंगा और मैं सदा सफल भी रहूंगा, जिससे कि वे मुझे यहाँ रहने दे। इसी विचार के साथ मैं अपनी बुआ के घर की ओर दौड़ा। अभी भी दोपहरी थी और इसीलिए घर शांत था और मैं पिछले दरवाजे से अंदर गया, कुछ सामान उठाया, अपना गुल्लक खाली किया और अपने फुफेरे भाई के दराज से भी कुछ पैसे मिल गए। फिर मैं निकाल कर स्टेशन की ओर भागा। एक छोटे बालक को अकेला देखकर टिकट बाबू को संदेह हुआ, परंतु मैंने
उन्हें बताया कि मैं स्कूल वापस जा रहा हूँ। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे साथ कोई और क्यों नहीं है, तो मैंने कहा कि मेरी माता की मृत्यु हो गई है और मेरे पिताजी मेरे साथ आने वाले थे, परंतु आकस्मिक व्यापार कार्य के कारण उन्हें कहीं और बुला लिया गया है। मैंने उनसे कहा, मुझे अकेले यात्रा करने की आदत है, मैं स्वयं को संभाल सकता हूँ। अतः उन्होंने मुझे टिकट देकर जाने दिया। मैंने यही कहानी सह यात्रियों को भी बताई और 1 घंटे बाद मैं उत्तर की दिशा में अपने सपने के छात्रावास विद्यालय की खोज में निकल पड़ा था। उस रात ट्रेन में नींद लग जाने के बाद मेरा हाथ हिलाकर धीरे से किसी ने मुझे उठाया। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे दिखा कि ट्रेन एक जंक्शन पर खड़ी है और मैं यात्रियों के समूह से घिरा हुआ हूँ और उनके साथ एक पुलिस अफसर भी है। इस बार जब मुझसे कुछ पूछा गया कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, तो मुझसे झूठ बोलने का साहस नहीं हुआ। जब पुलिस अफसर ने मेरी कहानी सुनी, तो वे मुझे स्थानीय थाने पे ले गए और मेरे पिताजी से दूरभाष पर संपर्क किया। मैं उनसे बात नहीं करना चाहता था, पर जब अफसर ने बल दिया, तो मैंने उनसे फोन ले लिया और उस पर फूट फूट कर रोने लगा। मेरे पिता को स्थिति समझने के बाद वह पुलिस अफसर मुझे पास ही अपने घर ले गया, जहां उसकी पत्नी ने मुझे भोजन कराकर सुला दिया। मैं उनके घर में अगले दिन भी रहा, लगभग पूरे दिन केवल बिस्तर पर। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, पर एक कमरे में अकेले रहते हुए मैं स्वयं को एक अपराधी के समान अनुभव कर रहा था, जिसे बंदी बना लिया गया हो। उस रात मेरे पिता मुझे कलकत्ता वापस लेने के लिए आए। उनके साथ ट्रेन में यात्रा करते हुए मेरे स्मरण में हमारी सबसे लंबी चर्चा हुई। उन्होंने मुझे बतलाया कि वे मुझसे कितना अधिक प्रेम करते हैं और मुझ पर उन्हें कितना भरोसा है। उन्होंने कहा, चाहे मैंने जो भी कुछ किया हो, वे जानते थे कि मैं एक अच्छा बालक हूँ और मैं कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाते हुए कहा, और अभी भी करती है। तब वे शांत होकर बैठ गए और विछोह की यातना में मैं फूट फूट कर रोता रहा। अगले दिन मैं केवल अपने कमरे में ही रहा और मेरी भविष्य की कार्यकल्पना निश्चित नहीं थी। मेरी बुआ अभी भी स्नेही और समर्थनपूर्ण थी, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा था कि सभी मेरे विषय में चिंताग्रस्त थे। निश्चित किया गया कि मुझे अपने चाचा के घर त्रिपुरा को खोवाई नगर में भेज दिया जाए। यह एक छोटा सा शहर था जो लगभग पूर्व दिशा में 500 किलोमीटर दूर बंगाल देश की सीमा पर था। एक सुबह मेरे चाचा का एक कर्मचारी आया और मैं उनके साथ हवाई यात्रा कर खोवाई पहुंचा। खोवाई नदी के तट पर पहाड़ों से घिरा एक शांत नगर था। सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वे सभी सदा और खुशहाल जीवन जीते थे। अपने भाइयों से भिन्न मेरे चाचा ने व्यवसाय को शिक्षा से अधिक महत्व दिया था और कलकत्ता की मिलों में त्रिपुरा से जूट भेजकर व्यवसाय में सफलता प्राप्त की थी। इस नगर में सभी उनसे स्नेह पूर्वक आदर के साथ व्यवहार करते थे। आरंभ में मुझे लगा कि खोवाई वास मेरे भाग जाने के अपराध का दंड है, परंतु मेरे अनुभव ने मुझे ऐसे सभी संदेहों से मुक्त कर दिया। मैं एक बड़े शहर से आया था, इसीलिए स्थानीय जन मेरे साथ आदर से व्यवहार करते थे। अधिक महत्वपूर्ण रूप से मेरे चाचा चाची ने मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था और मैं उनके 3 छोटे बच्चों के लिए एक बड़े भाई के समान था। मेरी चाची ने मुझे बताया था कि लंबे समय तक उनके शिशु प्राप्त न कर पाने के कारण उन्होंने मेरी माता से मुझे उनको दे देने का निवेदन किया था और अब भगवान ने उनकी यह इच्छा पूरी कर दी थी। इसीलिए मैं अपने खोवाई के जीवन में स्थिर होने लगा।
मेरी माता की मृत्यु के बाद से मेरे पिता के साथ मेरा संबंध कुछ उदासीन सा था, परंतु मेरे घर से भाग जाने की घटना के बाद हम एक दूसरे के निकट आ गए और मैं अपने प्रति उनके प्रेम का पुनः अनुभव कर पा रहा था। उन्होंने मुझे जीवन उपयोगी उपदेशों के साथ एक पत्र लिखा और मेरी सफलता के प्रति उनका विश्वास तथा मेरे प्रति उनके प्रेम को उस पत्र में प्रकट किया गया। उन्होंने मुझे स्मरण कराया कि मेरी माता मुझे निरंतर देख रही है और यदि मैं जीवन में सफल होता हूँ तो उन्हें मुझ पर गर्व होगा। हवाई में सब अच्छा चल रहा था। मैं अपने जीवन की गति पकड़ ली थी और दोस्त बनाने लगा था। साथ ही मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। मैं शरीर से बड़ा और बलवान तो नहीं था, परंतु खेल कूद में भी मुझे कुछ सफलता प्राप्त होती रही। मैं अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का गोलकीपर था और साथ ही मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट का भी अच्छा खिलाड़ी था। अपने स्कूल के अंतिम साल 16 साल की आयु में मैं सब डिवीजन की टीम में चुना जाने वाला एकमात्र छात्र था। इस टीम में मेरे अलावा सभी उम्र में बड़े खिलाड़ी थे और वे सभी अधिकतर सरकारी अफसर थे। हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और हम अंत जिला प्रतियोगिता के अंतिम खेल तक भी पहुंच गए थे। अंतिम खेल के आरंभ में विरोधी टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही थी और हमारी हार लगभग निश्चित सी मान ली गई थी। लेकिन फिर मैंने अपना अर्धशतक पूरा किया, एक ही पारी में 50 रन, और अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया। इसके बाद मैं बहुत प्रसिद्ध हो गया और सब डिविजनल अफसर ने भवन में विजय समारोह पर मुझे सम्मानित किया। अंग्रेजी मेरा सबसे प्रिय विषय था। अधिकांश शिक्षित भारतीय या कम से कम उनमें से जिन्हें मैं जानता था मानते थे कि पश्चिम सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि ब्रिटिश राज्य 1947 में समाप्त हो चुका था, अभी भी उसकी संस्कृति प्रचलित थी। जैसा कि मेरे एक शिक्षक ने कहा था, अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको अंग्रेजी में पढ़ना होगा, लिखना होगा, सोचना होगा और स्वप्न में भी अंग्रेजी में ही देखने होंगे। और मैं कर्मठता पूर्वक उनके इस उपदेश का पालन करते हुए अंग्रेजी सीखने का यत्न करने लगा। मेरे अधिकांश सहपाठियों से भिन्न मैं अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाता नहीं था और मेरे शिक्षक तथा मैं प्रायः अंग्रेजी में बातें करते हुए घंटों व्यतीत किया करते थे। मेरे प्रीति पात्र शिक्षक श्री नीरज बाबू भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे। उन्हें कैद में लेकर अंग्रेजों ने दयनीय रूप से यातना दी थी। मुझे बताया गया था कि यातनाओं के कारण उनके मस्तिष्क तक खून पहुंचने वाली एक नस क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसके कारण उनकी मानसिक सहनशीलता घट गई थी। वे प्रायः थक कर घुट दर्द के कारण हाथों में अपना सिर पकड़कर बैठ जाते, परंतु जब वे पढ़ने में सक्षम होते तब बहुत प्रभावशाली रहा करते। यह कितना विरोधी भाव था। एक स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण वे अंग्रेजों से द्वेष करते थे, परंतु उनकी भाषा उन्हें बहुत पसंद थी। मुझे साहित्य बहुत पसंद था और लेखकों के संवाद और कहानियां मुझे रोमांचित करते थे। अंग्रेजी लेखकों के साहित्य के साथ साथ हम होमर, टाइलस्टाइन और अलेक्जेंडर ड्यूमा जैसे लेखकों के अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़ा करते। मुझ पर उनका प्रभाव इतना गहरा था कि यूं तो मैं भारतीय लेखकों की प्रशंसा करता, परंतु भोलेपन में यह मन मान लेता कि उनके लेख भी उनके पश्चिमी पूर्ववर्तियों और समकक्षाओं से प्रभावित हैं। प्रसिद्ध पश्चिमी लेखकों की उन पुस्तकों ने मेरे भीतर दुनिया देखने और उनका भाग बनने की तीव्र इच्छा प्रज्वलित कर दी थी। मैंने अनुभव किया कि ज्ञान और अनुभव कक्षा में बैठे बैठे पुस्तक पढ़ने से प्राप्त नहीं होते। इन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा करनी होती है और लोगों से मिलना होता है। मैं बाहर जाकर दुनिया देखनी थी। मुझे बाहर जाकर दुनिया देखनी ही थी।
मैं त्रिपुरा में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकता था, परंतु मैंने दार्जिलिंग के एक कॉलेज में जाने का निर्णय किया। एक सुंदर हिल स्टेशन जिसे अंग्रेजों ने अपने ग्रीष्म ऋतु निवास के रूप में निर्मित किया था। मेरे एक चाचा वहां पर एक सफल वकील थे और जब मैंने वहां जाकर पढ़ने की इच्छा प्रकट की, तो खुशी खुशी उन्होंने सभी प्रबंध कर दिए। मेरी योजना एक वैज्ञानिक बनने की थी, इसीलिए मैंने रसायन विज्ञान में ऑनर्स स्नातक के लिए पंजीकरण कराया। परंतु 2 साल बाद मुझे पायलट प्रशिक्षण की छात्रवृत्ति के लिए चुना गया, जिसके साथ भारतीय वायुसेना में नियुक्त किए जाने की भी संभावना थी। इसीलिए उनके स्थान पर मैंने यह पद चुन लिया। बाद में कोलकाता में हाई कोलकाता में हवाई प्रशिक्षण करते हुए मुझे कुछ युवकों से मित्रता हुई, जिनकी दार्जिलिंग में मैंने सहायता की थी। वे कोलकाता से बिना पूर्व योजना के दार्जिलिंग में ग्रीष्म अवकाश मनाने के लिए आए थे और दार्जिलिंग पहुंचने के बाद उन्होंने जाना कि वहां के सभी होटल बुक हो चुके थे और रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी और ना ही कोई उनका परिचित था। उनमें से एक तुलसी सेन मेरी चचेरी बहन से मिले थे और उनका फोन नंबर उनके पास था। उनके दार्जिलिंग के एकमात्र संपर्क के रूप में मैं था। निराश होने पर उन्होंने मेरी चचेरी बहन को फोन कर दिया, अपनी स्थिति बताई। कोई प्रतिक्रिया ना सोचकर पाने के कारण मेरी बहन फोन मुझे थमा दिया और कुछ लोगों से फोन पर बातें कर मैंने उन लड़कों के रहने की व्यवस्था एक स्थानीय इंडोर स्टेडियम के गेस्ट हाउस में करा दी। तुलसी और दो अन्य बालक स्वप्न ठाकुर और गौर घोष विशेष आभारी थे और हम उसी समय बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। अब यह सभी बालक बदले में कुछ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने अन्य मित्रों से मिलाया और उन्हें बताया कि मैं दार्जिलिंग में उनकी कितनी सहायता की थी। वे सभी समृद्ध परिवारों में से थे। तुलसी के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रख्यात वकील थे। स्वप्न ठाकुर प्रसिद्ध कवि श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर के संबंधी थे और श्री गौड़ सफल उद्योगपति के परिवार में से थे। वे सभी उस तरह के स्कूल में पढ़ते थे जिसमें जाने में मैं स्वप्न देखा करता था। तुलसी ने मुझे आनंद मोहन जी से मिलाया, जो भारतीय रेलवे सर्विस कमीशन के अध्यक्ष चेयरमैन के पुत्र थे। हम तीनों गहरे मित्र बन गए और अपना अधिकतम खाली समय साथ बिताने लगे। मेरी हवाई प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर मुझे बताया गया कि मैं वायुसेना में प्रवेश प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं था। मेरे पास व्यावसायिक विमान चालक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इसीलिए मैंने कुछ धन कमा कर विदेश यात्रा करने की योजना बनाई, जिसके मैं सदा स्वप्न देखा करता था। मैंने अपने एक मित्र आलोक गुप्ता के साथ जोड़ी बनाई और हमने ब्रुक बॉन्ड कंपनी की इंस्टेंट कॉफी तुरंत तैयार करने वाली कॉफी का प्रचार करने का व्यवसाय आरंभ किया। जब हमारे पास पर्याप्त धन हो गया, तो मेरे मित्र इंग्लैंड पढ़ाई करने चले गए और यूं तो मेरे पास अधिकांश मित्र वहीं जाने की इच्छा करते थे, पर मेरी दृष्टि जर्मनी जाने पर टिकी थी, विशेषकर वहां एक हैम्बर्गर शहर में, जहां मेरा एक चचेरा भाई था, जिसने मुझे वहां आकर पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जर्मनी की मेरी पसंद एक आजीवन संबंध से ही प्रेरित थी, क्योंकि मेरे पिता के करीबी मित्र श्री विद्यापति घोष, जिन्हें हम विद्यापति काकू कहा करते थे, वे बर्लिन में पढ़ाई कर किया थे और जर्मन पत्नी हमारी डॉली काकी माँ चाची के साथ लौटे थे। काकी एक यहूदी परिवार से थी और 1930 के दशक में जब यहूदियों पर जर्मनी में अत्याचार होना आरंभ हुआ, तब वे 400 मील की साइकिल यात्रा से स्विट्जरलैंड की सीमा पार कर गए। जब वे कलकत्ता में आकर बसे, तब शीघ्र ही डॉली काकीमा स्थानीय बंगाली संस्कृति में लीन हो गए। वे मेरी माता की बहुत निकट थी और सदा मुझसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करती, विशेष रूप से मेरी माता की मृत्यु के बाद।
इसीलिए जब मैंने सुना कि मेरा एक अन्य मित्र प्रसून सामाजिक मनोविज्ञान में पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जा रहा है, तो मैंने भी उसके साथ जाने का निर्णय कर लिया। और अमेरिका से अनेक युवा जन आध्यात्मिक जीवन की खोज में पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे थे, परंतु मैं अन्य भारतीयों के समान, जिसमें मेरे पिता भी सम्मिलित थे, भौतिक समृद्धि से आकृष्ट था। और इसीलिए मैंने अपनी दृष्टि व्यापक बनने के लिए नए स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। अतः 1971 की ग्रीष्म ऋतु की समय को मैं प्रसून के साथ पश्चिम दिशा की यात्रा करने के लिए बंबई की ट्रेन में निकल पड़ा। हमारे अनेक मित्रों के समान प्रसून और मैंने भी कोराक की पुस्तक ऑन द रोड पढ़ी थी और उससे प्रभावित थे। इसीलिए हमने यूरोप के लिए हवाई यात्रा करने के स्थान पर सड़कों से यात्रा करने की योजना बनाई। हिच हाइकिंग मुक्त की सवारी करने की यात्रा करते हुए हम जानते थे कि एक चुनौती होगी, विशेषकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भारतीयों के लिए वर्जित था। लेकिन प्रसून ने सुझाया कि हम इराक के बासरा शहर तक समुद्र से यात्रा करेंगे और वहां से सड़क पर यात्रा आरंभ करेंगे। इसीलिए हमने मुंबई तक ट्रेन से यात्रा करने की और कुछ दिन रास्ते के देशों की वीजा प्राप्त करने में बिताए, जो थे इराक, टर्की, ग्रीस, इटली और स्विट्जरलैंड। और सभी के लिए वीजा की आवश्यकता थी और एक सुबह एक मालवाहक जहाज में हम चल पड़े। फ्रांस की खाड़ी पर एक सप्ताह तक मानो लगभग सभी बंदरगाहों में रुकते हुए हम बासरा पहुंचकर ठोस धरती पर पैर रखकर रोमांचित थे। मैं कभी भारत के बाहर नहीं गया था और टिग्रिस और यूफ्राटिस के तट पर स्थित असीरियन और बेबीलोनियन सभ्यताओं के विषय में पढ़कर मंत्रमुग्ध था। मेरा मन उनके चित्रों से भरा हुआ था, जिनमें उस हैंगिंग गार्डन के चित्र भी थे जिसका निर्माण राजा नेबूचादनेस्सर ने कराया था, अपनी उस रानी को प्रसन्न करने के लिए जो ग्रहतुर और हताश थी। हमने सुना था कि बासरा में एक गुरुद्वारा है जहां हम निशुल्क रह सकते हैं और कुछ स्थानीय बालकों ने हमें उसका रास्ता दिखाया। हम शीघ्र ही उनके मित्र बन गए और उन्होंने कहा कि अगली सुबह वे आकर हमें नगर दिखाने के लिए ले जाएंगे। हमने लंबे समय तक रुकने की योजना नहीं बनाई थी, परंतु हम नए संगियों के साथ उनके कॉलेज देखते हुए, उनके मित्रों से मिलते हुए, मस्जिद और पुराने लैटिन गिरजाघर के दर्शन करते हुए और भारतीय बाजार को देखते हुए बहुत अच्छा अनुभव कर रहे थे। हमने कुछ दिनों और रहने का निर्णय लिया। शाम को हम चाय पीते हुए खुली हवा वाले होटलों पर बैठकर बिताते थे। ये कैसीनो कहलाते थे, जिसका अर्थ दूध कीड़ा का स्थान होता, जबकि दूध कीड़ा खेलना शॉर्ट ऑल अरब नदी के तट पर प्रचलित नहीं था। 3 दिन बाद प्रसून और रोज मैंने राजमार्ग के लिए एक बस की यात्रा की। इस राजमार्ग पर हम दूसरे वाहनों पर मुफ्त सवारी लेते हुए बगदाद से यात्रा करने की योजना बना चुके थे। हालांकि कोई भी हमें सवारी नहीं दे रहा था। गर्मी अत्यधिक थी, अतः कई घंटों खड़े रहने के बाद हमने हताश होकर बस की यात्रा करने का निश्चय किया। हम मुफ्त की सवारी लेकर महाद्वीपों को पार करने की यात्रा में असफल रहे, पर हमें इस बात की राहत थी कि हम झुलसाने वाले सूर्य से दूर आ गए थे। हरे कृष्णा।